नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती से जो शायद हमें यूक्रेन और रूस के बीच का विवाद, उससे पैदा हुए संकट, उससे भारत के रिश्ते और उससे निपटने के संभावित तौर तरीकों पर बहुत अच्छी तरह से रोशनी डालने में मदद कर सकती है। मेरे साथ हैं भारत के पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी। लेकिन उनके पास चलूँ उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना वगैरह-वगैरह सब याद रखें। और सत्यहिंदी.com पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, जिसके ज़रिए आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। उसका इस्तेमाल करें। इससे आप सत्य हिंदी की, सत्य हिंदी टीम की ही नहीं, उस पत्रकारिता की भी मदद करते हैं जो आज की तारीख में और आने वाले वक्त में भी हमारे और आपके दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। सिन्हा साहब, आपका बहुत स्वागत है आलोक अड्डा में। और आपसे हम समझना चाहते हैं कि ये जो यूक्रेन का संकट है, इससे जो सवाल पैदा हो रहे हैं, उनमें से किन-किन सवालों के जवाब हमारे सामने हैं और कौन से सवाल ऐसे हैं जो हमको शायद नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले इस मसले पर आपकी एक आरंभिक टिप्पणी। धन्यवाद। सबसे पहले आलोक जी, तो मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा नवीन के प्रति, जो भारतीय छात्र खार्किव में मारा गया आज शेलिंग में। मैं उसके परिवार को अपनी सांत्वना व्यक्त करता हूं उसके प्रति, और उम्मीद करता हूं कि अब बाकी बचे जो भारतीय छात्र हैं वहां पर, वो जल्दी से जल्दी सुरक्षित निकालकर लाए जाएंगे। आज देश के सामने मुझे लगता है कि जो मीडिया अटेंशन भी मिल रहा है, वो सबसे ज्यादा है जो भारतीय छात्र वहां पर फंस गए हैं और उनकी जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में। और मैं कहना चाहूंगा आपसे शुरुआती दौर में ही कि आपके पास और हमारे पास जो सूचना होती है, उससे कहीं ज्यादा सूचना और इंटेलिजेंस भारत सरकार के पास होती है। और इसलिए शायद हम और आप उतनी आसानी से जो परिस्थितियां पैदा होंगी उनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं जितनी आसानी से भारत सरकार कर सकती है, क्योंकि उसके पास, जैसा मैंने कहा, ये सारी सूचनाएं और इंटेलिजेंस उपलब्ध है। तो इसलिए मुझे जो सबसे पहली बात दिक्कत में सामने आती है, वो ये आती है कि ये क्यों हुआ कि भारत सरकार समय रहते अपनी नीति नहीं बना पाई सही ढंग से, और खास करके जो छात्र हैं, भारतीय हैं, उनको निकाल नहीं पाई। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब ये संकट हम सबके सामने था, तो एक काम जो करना चाहिए था भारत सरकार को तत्काल, वो ये करना चाहिए था कि हमारी जो कीव में एम्बेसी है उसको और प्रॉपरली स्टाफ करना चाहिए था। तो आसपास के क्षेत्रों में जो हमारे मिशंस हैं, एम्बेसीज हैं, उनसे लोगों को निकालकर कीव में लाना चाहिए था, ताकि जो एडिशनल बर्डन आ गया है इस युद्ध को लेकर, उससे निपटने में आसानी हो सके। मुझे लगता है कि ऐसा शायद नहीं किया गया। अब वो 4 मंत्री भारत सरकार ने भेज दिए हैं, पड़ोस के देश में वो रहेंगे। मुझे लगता है कि उनके जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक वो और बर्डन बन जाएंगे आसपास की जो मिशंस हैं, जो एम्बेसीज हैं, उनके ऊपर, कि बाकी सब काम छोड़कर उनकी देखभाल करो। तो ऐसे मौके पर भारत सरकार को अपने एम्बेसीज पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। आवश्यकता हो तो उनको और स्ट्रेंथन करना चाहिए और समय रहते उचित कदम उठाना चाहिए। ये तो जहां तक हमारे नागरिकों का सवाल है उसके बारे में है। दूसरी बात जो है वो ये है कि बिल्कुल स्पष्ट है कि रूस ने गलती की है। एक स्वतंत्र देश के ऊपर आक्रमण करना ये गलत कदम है आज के युग में।
और कोई इसका समर्थन नहीं कर सकता है। न्यूट्रल भी हम नहीं रह सकते हैं। रूस मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि हमसे हमारा बहुत पुराना और सबसे शायद खास दोस्त रहा है, लेकिन उसी खास दोस्ती का हवाला देते हुए शायद भारत इस पोजीशन में था कि वो रूस को कहे कि भाई ऐसा मत करो। अब रूस ने तो आगे बढ़ के यहां तक पुतिन साहब ने कह दिया कि हमारी जो न्यूक्लियर फौज है वो अलर्ट पर आ जाए। तो क्या होगा, वो क्या न्यूक्लियर वॉर करेंगे इसके लिए? तो इसलिए भारत को इसमें एक शांति दूत की भूमिका निभानी चाहिए थी। शायद हमारे विदेश मंत्री को समय रहते जाना चाहिए था, मॉस्को जाना चाहिए था, कीव और मुल्कों में आसपास जाना चाहिए था। आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री को भी इसमें पहल करनी चाहिए थी। और एक ऐसा मौका था जिसमें बिल्कुल तटस्थ रहने के बजाय हमको एक भूमिका निभानी चाहिए थी, जो हमने नहीं की। ये दो बिंदु शुरू में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी, तो ये दो बिंदु आपने रखे और मेरा ख्याल है ये वो दो बिंदु हैं जिन पर हमारे देश में सबसे ज्यादा चिंता इस वक्त है। चिंता, इसके आगे के पहलू और हैं इन चिंताओं के, उन पे मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं सिन्हा साहब थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि जब आप सामने आए हैं तो जरूरी है कि हम उसका लाभ उठा लें। ये रूस और यूक्रेन के बीच जो झगड़ा है, इसमें रूस ने हमला किया यूक्रेन पर, यह तो गलत किया सरासर, इसमें तो कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई शक शुबा हो सकता है। लेकिन रूस जो कह रहा है, क्या उसमें कहीं कोई उसके तर्क में कोई दम है कि यूक्रेन के बहाने अमेरिका और नेटो देश उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, प्रश्न जो था वो ये था कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता प्रदान की जाए या न की जाए। यूक्रेन के संविधान में, ये आपकी सूचना में भी होगा, एक प्रावधान है कि वो नेटो का सदस्य बनेगा। अब एक निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो हर मुल्क को ये आजादी है कि वो अपनी सुरक्षा नीति और अपनी विदेश नीति स्वयं तय करे। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि यूक्रेन अगर नेटो में शामिल हो जाता तो नेटो की फोर्सेस रशिया के द्वार पर पहुंच जाती, और रूस इसको लेकर चिंतित था, घबराया हुआ था। तो जैसा कि हमारे प्रतिनिधि भी बार बार कह रहे हैं कि इसका एक समाधान निकल सकता था। संविधान में लिखा हुआ है लेकिन कोई यूक्रेन के, लेकिन कोई समय सीमा तय नहीं है कि इतने दिनों के भीतर नेटो ज्वाइन करेगा। तो नेटो के देशों के साथ, विशेषकर यूएस के साथ और रूस के साथ, दोनों के बीच में सबसे वो कौन सा देश है जो अच्छे पोजीशन में है, ये मध्यस्थता करने का भारत छोड़कर मुझे लगता है कि भारत इस पोजीशन में था कि वो अमेरिका के ऊपर भी दबाव बनाता कि भाई ऐसा मत करो, रूस के ऊपर भी दबाव बनाता कि तुम मिलिट्री एक्शन मत लो, आक्रमण मत करो, और एक बीच बिचाव का रास्ता निकालता जिसमें कि ये सारा का सारा जो इश्यू है यूक्रेन का नेटो ज्वाइन करने का, ये टल जाता। यहीं पर डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ती है, कूटनीति की आवश्यकता पड़ती है। जी, आप कह रहे हैं यहाँ कूटनीति की आवश्यकता पड़ती है। और आपने एक चीज शुरू में कही कि साहब, हम लोगों के पास जो जानकारी आज की तारीख में होती है, इससे कहीं ज्यादा जानकारी सरकार के पास होती है। यानी जब हमें खबर लगी, जब तक यहाँ आशंका पैदा होने लगी कि वहां कुछ गड़बड़ होगी, उससे काफी पहले कायदे से सरकार को यह खबर लग गई होनी चाहिए थी और सरकार की तरफ से एक्शन हो जाना चाहिए था। तो क्या ये मानेंगे कि साफ साफ तौर पर सरकार की ये बड़ी विदेश नीति के मोर्चे पर एक बड़ी चूक है? चूक तो अवश्य है, इस माने में कि समय रहते हमने अपने भारतीय नागरिकों को वहां से नहीं निकाला। और वो जो अब खबरें आ रही हैं और जो लोग आकर टीवी में बयान दे रहे हैं, हमारे छात्र, कि इतनी दिक्कत हुई उनको, के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये सब अवॉइडेबल था। अगर समय रहते हमने काम किया होता तो ये सब अवॉइडेबल था। और आज एक भारतीय छात्र की जान भी चली गई, जैसा हम सब जानते हैं। तो ये शायद परिस्थिति नहीं बनती अगर हमने समय रहते कार्रवाई की होती।
दूसरा, मैंने कहा समय रहते दूसरे बिंदु पर भी काम करना चाहिए था कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, युद्ध नहीं हो। युद्ध को रोकने के लिए भारत को हर संभव प्रयास करना, हो जाते तो हो जाते, कम से कम ये संतोष रहता तो कि हमने पूरा प्रयास किया। और खास करके जब हम अमेरिका के भी मित्र हैं, रूस के भी मित्र हैं, यूक्रेन के भी मित्र हैं। जी, यहाँ एक जो दुविधा बड़ी और कही जा रही है और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि साहब रूस के साथ हमारे इतने घनिष्ठ संबंध हैं, इस वजह से हम रूस के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। और यही आपने देखा, सुरक्षा परिषद में जो रूस के खिलाफ प्रस्ताव था उस पर भारत एब्सटेन कर गया, जबकि तमाम देशों ने उसमें रूस की निंदा का प्रस्ताव किया। ये समझदारी का फैसला है? अब जैसा मैंने आपसे कहा कि सारी परिस्थितियां हम जानते नहीं हैं कि किस परिस्थिति में भारत सरकार ने यह फैसला किया, लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार को रूस को समझाना चाहिए था कि भाई देखो, ये सब चीजें होंगी, मामला सुरक्षा परिषद में जाएगा, वहां पर हमें पोजीशन लेना पड़ेगा, मामला जनरल असेंबली में जाएगा। जनरल असेंबली में आप जानते हैं वीटो नहीं है, इसलिए रूस या कोई भी उसका मित्र उस प्रस्ताव को वीटो नहीं कर सकता है, इसलिए वहां पर कोई निंदा प्रस्ताव पारित हो सकता है। और इसलिए आज के युग में हमें सावधान रहने की जरूरत है, और ये आगाह हमको रूस को अवश्य करना चाहिए था। रूस अगर कहता कि नहीं साहब, हमको तो कोई चिंता नहीं है अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन की, विश्व को विश्व जो चाहे वो कर ले, हम तो अपने रास्ते चलेंगे, तो फिर भारत भी स्वतंत्र होता कि वो एक निष्पक्षता छोड़कर सही नीति पर चलता। जी, तो जो आप कह रहे हैं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, और आपका अपना अनुभव है इसलिए आप बेहतर बता सकते हैं कि एक तो जो विदेश मंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान होता है, वो अपने विचार करता है, अपनी रणनीति बनाता है, लेकिन साथ में एक पूरी मशीनरी, एक तंत्र है विदेश मंत्रालय का, जिसमें इस तरह के काम करने की प्रक्रिया तय है, सलाह दी जाती है, मशवरे सामने आते हैं। उनमें आपको लगता है कि मशीनरी ने इस तरह की सलाह दी नहीं होगी, या इस समय उस तरह की मशीनरी मौजूद नहीं है, वो लियाकत मौजूद नहीं है जिसको ये समझना चाहिए और इस तरह की सलाह सरकार को देनी चाहिए? देखिए, विदेश नीति एक ऐसा मसला है जहां पर कि पीएमओ का बहुत दखल रहता है, और बहुत कुछ निर्भर करता है विदेश मंत्री के व्यक्तित्व के ऊपर। आज के, मुझे अफसोस ये कहते हुए कि आज के विदेश मंत्री का व्यक्तित्व क्या है, राजनीति में उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। विदेश सचिव थे, उसके बाद विदेश मंत्री बन गए, तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से सुपर फॉरेन सेक्रेटरी बन गए वो विदेश मंत्री के रूप में। और हम सब अनुभव से इस बात को जानते हैं, सूचना के आधार पर जानते हैं कि आज के दिन या पिछले 7-8 सालों से बहुत कुछ जो महत्वपूर्ण मसले हैं उस पर फैसला पीएमओ से हो रहा है, विदेश मंत्रालय से नहीं होता है। तो आज के दिन भी, अच्छा, इसके अलावा जो आप बात कर रहे थे संस्थागत व्यवस्था की, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी, और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी में प्रधानमंत्री के अलावा केवल 4 मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और डिफेंस रक्षा मंत्री। तो इस प्रकार के मामले जो है वो आते हैं सुरक्षा मामलों की समिति के सामने, वहां पर फौज के लोग भी आ सकते हैं, वहां पर जितने संबंधित मंत्रालय या सचिव हैं वो लोग आते हैं, और सबका इनपुट लिया जाता है नीति तय करने के पहले। और मैं मानता हूं कि ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इसकी एक बड़ी भूमिका है आज के दिन। मुझे याद पड़ता है कि जब गल्फ वॉर हुआ था इराक के साथ, या उसके बाद भी जब भी कोई संकट आया, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बड़ी भूमिका होती थी, और मामले आते थे कैबिनेट कमेटी में, पूरी चर्चा होती थी, नीति एक तरह से पॉलिसी तय होती थी, उसके बाद फिर उस पर अमल किया जाता था। आज उन संस्थाओं का क्या उपयोग हो रहा है मैं नहीं जानता हूं,
क्योंकि मैंने कहीं इधर अखबार में नहीं पढ़ा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, शायद एक आध बैठक हुई होगी, लेकिन विदेश मंत्रालय के पास, रक्षा मंत्रालय के पास, रॉ के पास, ये सारी एजेंसी जो हैं इनके पास सारी सूचनाएं होती हैं, और ये सूचनाएं विदेश मंत्रालय को भी मिलता है, और ये सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय को भी मिलता है, प्रधानमंत्री को भी मिलता है। इसलिए सूचना का कोई अभाव नहीं है। क्या होने वाला है इसके बारे में भी हमको लगता है कि कहीं कोई पेशोपेश की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी ये जरूर कहा गया होगा इन एजेंसीज के द्वारा कि अगला कदम ये होगा। फिर हमारी एम्बेसी है मॉस्को में, रूस जब फौज भेज रहा है आक्रमण करने के लिए यूक्रेन पर, तो आलोक जी, ये तो एम्बेसी को सबसे पहले पता चलना चाहिए था। एम्बेसी ने जरूर आगाह किया होगा कि अब रूस आक्रमण करने वाला है। आज रूस का एक बहुत बड़ा कॉलम यूक्रेन की तरफ जा रहा है, टीवी में आप ही लोगों ने दिखाया। तो जाहिर है कि 5-6 दिनों के बाद ये जो आक्रमण है वो और भीषण हो जाएगा और बहुत लोगों की जान जाएगी, क्योंकि यूक्रेन से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि यूक्रेन के जो नागरिक हैं वो तैयार हैं रूस से लड़ने के लिए। तो एक उफान आया है वहां पर, आप समझ सकते हैं, देशभक्ति का, और उसका मुकाबला रूस को करना पड़ेगा। तो इसीलिए परिस्थितियां जो हैं वो धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर बढ़ने के बजाय गंभीरता की ओर बढ़ रही हैं, और ऐसा लगता है जैसे जल्दीबाजी में कुछ खत्म होने वाला नहीं है, और पूरा जो संकट है, आर्थिक संकट में झोंक दिया है पूरे विश्व को, राजनीतिक संकट में झोंक दिया है, सामरिक संकट में झोंक दिया है। ये सब और चिंताजनक होने वाले हैं। जी, आपने जिक्र किया अभी जो नज़ारे दिखाए जा रहे हैं उनके हिसाब से 40 से 60 किलोमीटर लंबी रूसी सेना की लाइन है सड़क पर, जो कीव की तरफ बढ़ रही है। तो रूस बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, यहाँ तक कि वैक्यूम बम का इस्तेमाल करने की बातें हो रही हैं, जो वैक्यूम बम परमाणु हथियारों के बाद सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। नागरिक ठिकानों पे हमले हो रहे हैं। एक सुपर स्टोर पर, मॉल पर हमला हो चुका है, एक प्राइवेट अस्पताल पे हमला हो चुका है। रूस की मंशा जो दिख रही है, जी, रूस की जो मंशा दिख रही है वो क्या लग रहा है, अगर आपसे अब मैं थोड़ा वाइडर उस पे जाऊं, कि ये जो राष्ट्रपति पुतिन हैं रूस के, इनको अब आप कैसे देख रहे हैं, इनकी पूरी भूमिका को, या इनके दिमाग में चल क्या रहा है? बड़ा मुश्किल है कहना कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जो भी दृश्य सामने आ रहे हैं उससे तो साफ पता है कि यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह किए बगैर पुतिन शांति से नहीं बैठने वाले हैं। वो नेस्तनाबूद कर देंगे यूक्रेन को, और बहुत बहुत जाने जाएंगी इस पूरे प्रकरण में। और अगर यूक्रेन के लोग, यूक्रेन की सरकार झुक जाती, ज़ेलेंस्की इस्तीफा देके चले गए होते और रूस ने अपना पपेट रेजिम कीव में बैठा दिया होता, तो हम उम्मीद कर सकते थे कि शायद सामरिक एक हल निकल आया। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की भी भागने की स्थिति में नहीं है। यूक्रेन में एक, जो मैंने आपसे पहले कहा कि देशभक्ति का इतना बड़ा बयार एक बह रहा है, उसमें किसी भी यूक्रेनियन को अब अपने देश के समर्थन में खड़ा नहीं होना संभव नहीं है। उसके अलावा इसीलिए मैं, हाँ, कि इसमें इसका मतलब कि बहुत जाने जाएंगी। और आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि जब युद्ध खुले मैदान में नहीं, शहरों में होता है, गलियों में होता है, तो बहुत नुकसान होता है। द्वितीय महायुद्ध के वो सीन हम लोग नहीं भूले हैं, चाहे वो लंदन पेरिस कर रहे हो, चाहे जर्मनी कर रहे हो। तो इसलिए अब तो और भी घातक हथियार हैं, जैसा आप कह रहे हैं वैक्यूम बम वगैरह। तो इसलिए बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे ये लगता था कि आज के युग में किसी भी देश के लिए जो आक्रमण करना चाहता है दूसरे देश के ऊपर, उसको जो कुछ करना है वो
3-4-5 दिन के भीतर कर लेना होगा, क्योंकि उसके बाद पब्लिक ओपिनियन, इंटरनेशनल ओपिनियन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसके लिए आगे कुछ करना मुश्किल होगा। लेकिन यूक्रेन ये दिखा रहा है कि मैं गलत सोचता था, क्योंकि 6 दिन से युद्ध हो रहा है और अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी अक्षम साबित हो रही है, पूरा यूनाइटेड नेशन सिस्टम भी अक्षम साबित हो रहा है, नेटो खामोश बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने पूरा फील्ड छोड़ दिया है रूस जो चाहे उसके करने के लिए। जी। तो इस पर सवाल उठ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर। अमेरिका पे खास तौर पे कहा जा रहा है, साहब ये पहले तो आपने यूक्रेन की पीठ पे हाथ रखा, उसका हौसला बढ़ाया, और अब जब वो मुसीबत में फंस गया है तो आप पीछे हट गए हैं, आप सिर्फ हथियार दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त हथियार देने से तो गुजारा होना नहीं है। उससे पहले आपने राष्ट्रपति जेलेंस्की को सेफ हेवन का प्रस्ताव दिया कि बाहर निकालने का इंतजाम कर देते हैं। उन्होंने कहा गाड़ी नहीं चाहिए, हथियार चाहिए। और अब तो हथियार से आगे की बात है, लड़ाकू विमान देने को तैयार हैं कुछ देश रॉकेट्स या मिसाइल्स देने को तैयार हैं, लेकिन उनको कौन चलाएगा और कहां से उनको लाया जाएगा, ये जो सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ इस बात का खतरा लगातार बढ़ रहा है, ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इसी तरह चुपचाप देखती रहेगी या कुछ करेगी, और अगर वो कुछ करेगी तो क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? ये बड़ा गंभीर प्रश्न आपने उठाया है। देखिए, अब जिस प्रकार ये 40 किलोमीटर लंबा कॉलम कीव की तरह रूस का बढ़ रहा है, इससे तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि रूस कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है यूक्रेन को झुकाने के लिए, और जान माल का जो नुकसान होगा वो तो है ही है, बहुत दुखद। लेकिन इससे क्या होगा कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम हो जाएगी कि जो ज्यादा ताकतवर देश है वो कम ताकतवर देश को झुकाएगा, उस पर कब्जा करेगा, उसके बाउंड्रीज को बदलेगा। लेकिन इसकी शुरुआत तो अमेरिका ने खुद की थी ना। अभी छोड़ दीजिए लिबिया, और सबसे ज्यादा इराक में तो अमेरिका ने किया इसको, और उस समय तो यूनाइटेड नेशंस भी नहीं था उनके साथ। कोएलिशन ऑफ द विलिंग बनाकर वो इराक में उन्होंने फौजी हमला किया और उसके बाद वहां पर रेजिम चेंज किया। तो ये जो स्थिति है ये बहुत एक दुनिया को किस दिशा में ले जा रही है, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स रूस और अमेरिका गिल्टी हैं, दोषी हैं इसको करने के लिए। इसलिए कौन खड़ा हो के कहे कि भाई तुम संभल जाओ, दुनिया संभल जाओ, ये गलत रास्ता है, इसको मत चलो। मुझे लगता है कि भारत के लिए ये भूमिका आज के दिन बहुत स्पष्ट रूप से मुझे दिख रही है। और अगर मेरे से कोई पूछता मेरी कोई भूमिका होती तो मैं यही कहता कि भारत को इसमें तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और दोस्ती का फायदा उठाते हुए दबाव बनाना चाहिए। आवश्यकता हो तो दूसरे देशों के साथ मिलकर इसको करना चाहिए। फ्रांस शायद इसके लिए तैयार हो जाए, इजराइल शायद इसके लिए तैयार हो जाए, और देश हैं जो इसके लिए तैयार हो जाएंगे, जो जनरली निष्पक्ष देश माने जाते हैं। तो एक देश भारत या एक देशों का समूह जो भारत बनाए, उनको इस पर पहल तो तत्काल करनी चाहिए ताकि ये लड़ाई जो है वो बंद हो। आपको इसकी उम्मीद लगती है कि भारत इस तरह का दबाव बनाए या ये सारे देश मिलके भी दबाव बनाए तो राष्ट्रपति पुतिन उस पर विचार करने के लिए बाध्य होंगे, या जो बाकी दुनिया है, जैसे किसी मोहल्ले में 2 बड़े बदमाश होते हैं तो उस मोहल्ले के बाकी लोग जिस अंदाज में रहते हैं, अब अगर अमेरिका और रूस इस तरह से, जैसे आपने अमेरिका के उदाहरण दिए, रूस का उदाहरण सामने है, तो बाकी दुनिया के देश अब उस मुद्रा में रहने के लिए मजबूर हो सकते हैं? नहीं होना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि दुनिया के बाकी जो देश हैं, मोहल्ले के बाकी जो लोग हैं, वो उनकी भूमिका अब सामने आनी चाहिए कि पूरा मोहल्ला जो है ये 2 गुंडों के कब्जे में नहीं रहेगा। वो जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं। हम लोग सब इस मोहल्ले में रहते हैं, हम सब शांति से रहना चाहते हैं, और इसलिए हमें शांति से रहने का हक है और हमें शांति से रहने दो। इसमें मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूं कि भारत को भूमिका निभानी चाहिए।
इस बात की कितनी संभावना है? ये बात मैं पूछ लेना इसलिए चाहता हूं कि कल को लोग कहेंगे कि साहब आपने बात की, सिन्हा साहब से बात की, आप दोनों लोगों को मोदी जी पसंद नहीं है, तो आपने तो इस तरह की बात करके बात खत्म कर दी। इस बात की कितनी संभावना है कि हमको पता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे शायद सरकार ऐसी कोशिश कर रही हो? पर्दे के पीछे कर रही है। आजकल पर्दे के पीछे बहुत कुछ छुपा नहीं रहता, आप जानते हैं। हम्म, और खास करके इस सरकार में जो अपना ढिढोरा पीटने से बाज नहीं आती है। तो इसलिए अगर इस तरह की पहल होती तो कहीं ना कहीं उसकी खबर आ गई होती कि विश्व गुरु के साथ साथ हम विश्व शांति गुरु भी हैं, शांति दूत भी हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं। ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसकी खबर नहीं आ रही है। जी, लेकिन इसमें मैं कहूंगा आपसे कि उनको आलोक जोशी और यशवंत सिन्हा को नहीं देखना चाहिए। आज एक ऐसा मौका है जबकि पूरे देश को एकजुट होकर भारत को इसमें आगे पहल करने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं कि इसके उदाहरण भी हैं। हम लोग बराबर याद करते हैं कि इंदिरा गांधी ने ह्यूमन राइट्स कमीशन में अटल बिहारी वाजपेयी को डेलीगेशन का लीडर बना के भेजा था। आलोक जी, मुझे याद है कि 71 की जब बांग्लादेश का युद्ध होने वाला था, उसके पहले मैं उस समय जर्मनी में था, कमर्शियल वर्क देख रहा था, वहीं पोस्टिंग थी हमारी। तो इंदिरा गांधी ने किसको भेजा? जयप्रकाश नारायण को भेजा। जेपी दुनिया के कई देशों में गए, उन्होंने वहां के राष्ट्राध्यक्षों से बात की और वहां पर उनको बताया कि क्या परिस्थिति बन रही है सब कॉन्टिनेंट में। जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्तित्व को इंदिरा गांधी ने दुनिया में भेजा। इनके पास तो 4 मंत्रियों के अलावा और किसी को भेजने की गुंजाइश शायद नहीं है, या फुर्सत नहीं है, या सोच नहीं है। तो यानी वही जयप्रकाश नारायण जो 4 साल बाद इंदिरा गांधी को कुर्सी से हटाने के कारण बने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं उस समय भी जेपी कोई कांग्रेस के सदस्य थे नहीं, एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी थे 71 में भी। लेकिन उनको भेजा इंदिरा गांधी ने। और क्यों भेजा? क्योंकि उनको दिखाना था कि भारत एकजुट है। अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों भेजा? ये दिखाना था कि भारत एकजुट है। आज भी ये दिखाने की जरूरत है कि भारत एकजुट है, भारत बटा हुआ नहीं है। आलोक जोशी और यशवंत सिन्हा सरकार से अलग थलग नहीं खड़े हैं। अन्य मामलों पे हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन सरकार इस मामले में पहल करेगी तो हम पूरी तरह से सरकार के साथ होंगे। जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल 100% सही बात है कि सरकार इस मामले पे पहल करेगी तो हम सभी साथ होंगे और भी लोग साथ होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है सिन्हा साहब कि सरकार अब आज की तारीख में क्या कर सकती है? आप अगर आज की तारीख में इस स्थिति में फंसे होते और आपको कदम उठाने होते, खास तौर पे तब जबकि एक बच्चे की जान जा चुकी है खार्किव शहर में और तमाम हज़ारों छात्र फंसे हुए हैं। मैंने खुद बात की ऐसे छात्रों से जो कह रहे हैं कि हम कह रहे थे कि हमको जाना है, वहाँ से फ्लाइट नहीं थी। फ्लाइट जो हमने बुक कराई हुई थी वो कैंसल हो गई और इसके बाद कहा गया कि अब आप बॉर्डर तक आ जाइए। बॉर्डर तक जाने के लिए वहाँ बहुत पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। ब्लैक में टिकट मिल रहे हैं। उसके बाद जब वहाँ पहुँच रहे हैं, तो वहाँ हाइपोथर्मिया हो जा रहा है। इतनी ठंड है कि जम जाते हैं लोग और ऐसे में अगर वहाँ की जो मेडिकल इमरजेंसी टीम है वो आपको पाती हैं, तो वो आपको उस शहर वापस ट्रांसपोर्ट कर देती हैं जहाँ आप रह रहे हैं। वो उनको आपको बॉर्डर पार नहीं करवाती है। वो उनके आपके कार्ड पे लिखा होता है कि आपके शहर में स्टूडेंट हैं, वो उठा के आपको वापस वहाँ पहुँचा देते हैं। तो इतनी विकट परिस्थिति में हज़ारों छात्र फंसे हुए हैं, इनको निकालने के लिए क्या रास्ता अपनाया जा सकता है? नहीं, एक तो समय की बात मैं आपसे कर रहा था और मैं इस पूरे प्रकरण को 2 भागों में बांटकर देखता हूं। एक तो वो अपने छात्रों को निकालने की बात है और दूसरा है वहां शांति स्थापित करने की बात है। तो जहां तक छात्रों को निकालने की बात है, तो भूल हो गई, हमने समय रहते नहीं निकाला। लेकिन आज भी जैसे मान लीजिए कि हमारी एम्बेसी तो वहां कीव में काम कर रही है। जैसे मैंने कहा कि अगर आवश्यकता हो तो हम ज्यादा आसपास के अपने डिप्लोमेट्स को भेज सकते हैं वहां पर, जो जाके वहां स्ट्रेंथन करें एम्बेसी को, और वहां से गाइड करके कीव से या खार्किव से या किसी और दूसरे शहर से हम छात्रों को अपने नेतृत्व में अपने झंडे के नीचे ले जाके बॉर्डर पार कराएं।
एक तो काम ये करना चाहिए, अब तो 4 मंत्री हैं चारों देशों में, तो वो आसानी से उस तरफ के बॉर्डर में दिक्कत नहीं हो वीसा को लेकर, ये उस सरकार से बात करके तय कर सकते हैं। तो ये तत्काल करने की जरूरत है, इसमें समय ऑलरेडी हम लोग खो चुके हैं, इसलिए ये किया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, दूसरी तरफ हमें शांति स्थापित करने के लिए जो प्रयास है, क्यों नहीं हमारे विदेश मंत्री मॉस्को जा रहे हैं इस समय, तत्काल उनको फर्स्ट फ्लाइट पकड़कर मॉस्को जाना चाहिए और वहां जाके लोगों से बातचीत करनी चाहिए, पुतिन से भी मुलाकात करनी चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, क्या उनके मन में है, क्या वो चाहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो जाए, क्या तीसरा विश्व युद्ध हो जाए। और मैं आपसे बिल्कुल गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूं कि नेटो की फौज अगर रेजिस्टेंस में उतरती है तो विश्व युद्ध हो गया, फिर उसको रोकने का सवाल नहीं है। इधर से 40 किलोमीटर लॉन्ग कॉलम अगर जा रहा है तो उधर से 100 किलोमीटर लॉन्ग कॉलम आ सकता है। अब फिर कौन रोकेगा इस युद्ध को? अब फिर दुनिया की तबाही होगी और एक बड़ी विकट परिस्थिति पैदा हो जाएगी हम सबके लिए। तो यानी आपको समाज के बुजुर्ग की तरह या दोनों झगड़े करने वाली पार्टियों के मित्र के तौर पर अपनी भूमिका निभाने की पूरी कोशिश तो करनी चाहिए और वो करते हुए दिखाई भी पड़ना चाहिए, ये आपका कहना है? बिल्कुल, बिल्कुल साफ। जी। अब मैं इसके दूसरे पहलू पे आता हूं। आपने 2 चीजें कही, एक अपने छात्रों को निकालने की बात, दूसरा इसका युद्ध को रोकने की कोशिश है। लेकिन इससे इतर एक पहलू और है, ये जितनी परिस्थिति अभी तक जहां तक पहुंच चुकी है इसका, और अगर ये परिस्थिति आगे और विकट होती है तो उसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर और हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, उस खतरे को आप कैसे देख रहे हैं, कितना आंक रहे हैं? ये बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है और आगे वो और गहराएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है। रूस के एक्सपोर्ट का 60% भाग जो है वो कच्चा तेल है। तो आप समझ सकते हैं कि रूस कितना बड़ा सप्लायर है कच्चे तेल का, और कच्चे तेल की सप्लाई अगर रूस से बंद हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, और कच्चे तेल के ऊपर उसका असर पड़ेगा तो जितनी इंडस्ट्री कच्चे तेल से संबंधित है, जैसे फर्टिलाइजर उद्योग और भी कमोडिटीज, उनके ऊपर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, उनकी कीमतें आसमान छूने लगेंगी। उसके अलावा आप जानते हैं कि आज की अर्थव्यवस्था जो है आलोक जी, वो बहुत कुछ सेंटिमेंट के आधार पर चलती है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, पैसे को हम बचाना चाहते हैं एक रेनी डे के लिए या आज खर्च करना चाहते हैं, अगर हमने आपने हाथ रोक लिया और खर्च नहीं करते हैं तो फिर अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो एक तरफ तो बढ़ती कीमतें जो हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, दूसरी तरफ सेंटिमेंट के ऊपर जो बुरा असर पड़ेगा, उससे एक बहुत गलत संदेश जाएगा और दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं और खास करके भारत, क्योंकि हम 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर इसका पड़ने वाला है। और मुझे लगता है कि लोगों को इससे बहुत परेशानी होगी। जी, हमारी आपकी पहले बात हुई थी सिन्हा साहब, जिस वक्त कोरोना का संकट आ रहा था, और उस वक्त ये बात हुई थी कि भारत सरकार को कोरोना के संकट से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तब आपने सलाह दी थी कि फिस्कल डेफिसिट की, घाटे की, रेटिंग की सारी चिंताएं त्याग कर बड़े पैमाने पर नोट छापना चाहिए, लोगों की जेब में पैसा डालना चाहिए। आप आज इतने समय के बाद और इस नए संकट के खड़े होने के बाद जो भारत सरकार ने किया है उसको कैसे देख रहे हैं, और आज की तारीख में भी आपको लगता है कि अभी वो सलाह वैलिड है या अभी सरकार के पास कुछ और है करने को? देखिए, भारत सरकार ने नोट तो नहीं छापा, लेकिन फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ा दिया, बहुत आगे चला गया। मतलब पहले जिसको हम बहुत शॉकिंग मानते हैं, क्या रे फिस्कल डेफिसिट 9% चला गया, 10% चला गया, आज सब लोग खामोश हैं क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत विशेष परिस्थितियां प्रिवेल कर रही हैं, इसलिए फिस्कल डेफिसिट की चिंता हमारी खत्म हो गई। फिस्कल डेफिसिट बढ़ाकर हम जो
खर्चा करना चाहते हैं तो उसमें हमें ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कि हम केवल हेडलाइन मैनेज करने के लिए कोई आंकड़ा दे रहे हैं, जैसे कई लोगों ने कहा है, अर्थशास्त्री जो इन बातों को बखूबी समझते हैं, कि आप अभी जो बजट आया उसमें निर्मला सीतारमन ने कहा कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना बढ़ा रहे हैं, 7 लाख करोड़ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये दिखावा है, ऐसा हो नहीं रहा है, आंकड़ों को इधर उधर जोड़ तोड़ कर पेश कर दिया गया है। इसमें ईमानदारी के साथ हमें खर्च करने की जरूरत है। और मैं कायल इस बात का हूं, जब मैं वित्त मंत्री था उस समय से, कि केवल एक्सपेंडिचर करना ही जरूरी नहीं है, एक्सपेंडिचर का सीक्वेंसिंग करना भी बहुत जरूरी है। कौन सा एक्सपेंडिचर हम पहले करेंगे। और इसमें मैं अपने दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हूं कि हम मुफ्त में लोगों की जेब में पैसा नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा। हाँ, हम कहेंगे कि आप काम करो, अरे मनरेगा के थ्रू काम करो, हम बहुत सारी नई योजनाएं चलाने जा रहे हैं, उसमें आपको रोजगार मिलेगा, वहां आकर आप काम करो, कमाओ और खाओ। तो कमाने और खाने के साथ क्या होगा कि एक तो ये होगा कि हमारे यहाँ जो परिसंपत्तियां हैं उसका निर्माण तेजी से होगा। क्या हमारे मुल्क में लाखों किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने की जरूरत नहीं है? क्या हजारों हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने की जरूरत नहीं है? स्टेट हाईवे बनाने की जरूरत नहीं है? क्या लाखों लाख मकान बनाने की जरूरत नहीं है? यही 2 सेक्टर अगर हम पकड़ लेते हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि इसमें रोजगार भी मिलेगा, लोगों के पॉकेट में पैसा भी आएगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। यही मेरा मतलब था सीक्वेंसिंग ऑफ एक्सपेंडिचर्स। तो ये आपने नुस्खा बता दिया, सीक्वेंसिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। इस रास्ते से चल के आप सरकार अगर इस रास्ते पे चले तो शायद इस संकट का क्या, जो पिछला संकट अभी पूरी तरह से गया नहीं है और जो नया संकट सामने आके खड़ा हो सकता है, उससे निकलने का आसान रास्ता मिल सकता है। एक मिनट आपका समय लूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पहलू है जिस पर हमने बात नहीं की। जी। अगर रूस मनमानी करके निकल जाता है यूक्रेन से, चाहे उसका जो भी परिणाम हो, यूक्रेन पर कब्जा कर लिया जो भी हो, तो इससे दुनिया की जो शरारती ताकतें हैं उनको बड़ा बल मिलेगा और हमें चीन से बहुत आगाह रहना, सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि चीन भी उसी तरह की एक ताकत है, उससे हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। चीन से मित्रता नहीं है, चीन से हमारी शत्रुता चल रही है कई जगहों पर, और इसलिए भारत को अपने को सामरिक दृष्टिकोण से मजबूत करके चीन के कुत्सित प्रयासों से को रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। जी, तो ये बात क्योंकि आपने कह दी है तो इसका एक जिक्र आया, चुनाव प्रचार के दौरान जिक्र आया यूक्रेन का और कहा गया कि जरूरी है कि आप एक मजबूत सरकार चुनें। दूसरा जिक्र सोशल मीडिया पर, सामाजिक माध्यमों में, ट्रोलबाजी में, अफवाहों के तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है कि अगर भारत में मजबूत सरकार न होती तो जैसा यूक्रेन का हाल आज हुआ है, ऐसा भारत का हाल पिछले साल या 2020 में चीन के हाथों हो सकता था। ये जो 2 बातें कही जा रही हैं, इन पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं मानता हूं कि ये भारी त्रासदी है हमारे पब्लिक लाइफ की, आलोक जी, कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम इसका जिक्र कर रहे हैं। अगर इस पर टिप्पणी भी करनी है तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते हैं? क्या जरूरी है कि हर बात चुनावी सभा में ही कही जाए? और उत्तर प्रदेश में अगर मजबूत सरकार बनती है तो उससे क्या भारत सरकार मजबूत हो जाएगी? और दूसरी सरकार बनती है तो क्या वो भारत सरकार के और देश के विरुद्ध हितों के विपरीत वाली सरकार होगी? ये पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो अब क्या मैं कहूं, फिर होगा कि आलोक जोशी और यशवंत सिन्हा के खिलाफ हैं, लेकिन हेडलाइन हंटिंग हम करते रहेंगे, चीजों का दुरुपयोग करते रहेंगे, तो इसके साथ एक सवाल और उठता है ना कि जिस वक्त चीन का अरुणाचल में सीमा विवाद चल रहा था, लद्दाख में चल रहा था, उस वक्त तो कहा गया कि न कोई घुसा है न कोई घुसा था। तो फिर आज ये सवाल कैसे उठ रहा है कि अगर
यहाँ ये मजबूत सरकार न होती तो भारत का यूक्रेन जैसा हाल होता। बिल्कुल गलत है। और हम तो देख चुके हैं हम्म, कि न केवल ये कहा गया कि न घुसा है, न घुसेगा, न कभी घुसा था, बल्कि हमारी भूमि पर चीन ने कब्जा करके वो बैठा हुआ है। हम्म, अब ये हम खबर छुपा दें अपने देश के लोगों से, वो दूसरी बात है, और कोई मीडिया इसको न चलाए, वो दूसरी बात है। लेकिन हमें पता है हम्म, कि चाहे वो चुशुल हाइट्स हो, चाहे देपसंगा प्लेन्स हो, चाहे लद्दाख की और टेरिटरीज हो, चाहे इस तरफ हो अरुणाचल में, चीन लगातार प्रयास कर रहा है, जिसको सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, हम्म, कि थोड़ा सा आक्रमण करो, थोड़ी भूमि पर कब्जा कर लो, फिर निश्चिंत हो जाओ, फिर उसके बाद कुछ और आगे बढ़ो। ये सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी उनकी चल रही है। और हमने हमने भूमि खोई है। क्या हुआ मजबूत सरकार का दिल्ली में? क्या हुआ, क्या किया उन्होंने चीन का? तो ये कहना उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम्म, कि मजबूत सरकार बनाओ, इसका मतलब कि वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो सरकार अगर वहां दूसरी पार्टियों की बन जाएगी तो दिल्ली कमजोर हो जाएगा। दिल्ली क्यों कमजोर होगा? हम्म, ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि अगर ये तर्क चला तो हम्म, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल प्रदेशों में, बल्कि हर नगर निगम में, हर म्युनिसिपैलिटी में, हर पंचायत में, हर जगह केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए। ब- तभी हम दिल्ली में अपने को मजबूत समझेंगे। जी। सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, और अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ने के लिए भी। और यहाँ मैं ये बात फिर से कहना चाहता हूँ जो सिन्हा साहब ने कही, कि ये हम सबको इस बात को बहुत गंभीरता के साथ सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए, और जहाँ मौका आए ये आवाज़ उठानी भी चाहिए कि अगर रूस इस परिस्थिति में आसानी से जो मनमानी चाहे वो करके निकल जाएगा, तो इससे पूरी दुनिया पर खतरा बढ़ जाएगा, और खासकर भारत जैसे देशों पर खतरा बहुत बढ़ेगा। भारत यूक्रेन जैसा देश है ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन चीन करीब करीब रूस जैसा देश है। चीन के पास भी परमाणु हथियार हैं, हालांकि भारत के पास भी परमाणु हथियार हैं, लेकिन चीन के पास सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार है। तो चीन को भी मनमानी करने से रोकने के लिए और कौन खड़ा होगा, ये सवाल गंभीर हो जाता है अगर रूस को यूक्रेन के मामले में मनमानी करने से रोकने के लिए खड़ा होने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता है। इसी के साथ अब मैं इजाजत चाहता हूं। आप सबका भी धन्यवाद। सिन्हा साहब, आपका एक बार फिर धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत